सब्सक्राइब कीजिए हमारे लक्ष्य एकेडमी प्रयागराज चैनल को, बेल आइकन दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो हम आपको कल की क्लास में कल से स्टार्ट कर दिए थे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में। अनुच्छेद कहाँ से? 12 से लेकर 35 तक है। तो कल हमने मौलिक अधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, किस तरह से दुनिया में पहली बार कहाँ पर मौलिक अधिकारों की बात हुई, फिर लिखित रूप से कहाँ बात हुई, ये सब बात हमने बता दिया था। उसके बाद हम भारत के भी संदर्भ में, भारत के संदर्भ में पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग कब हुई, किसने किया, फिर लिखित रूप से कब मांग हुई, पहली बार मांग कब हुई, ये भी मैंने बता दिया था। उसके बाद फिर हमने बताया कि कैबिनेट मिशन 1946 के तहत, कैबिनेट मिशन 1946 के तहत क्या हुआ? संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन हुआ। और संविधान सभा का जब गठन हो गया तो जब हमारे संविधान निर्माता खुद संविधान बनाने का कार्य प्रारंभ करते हैं तो ये जिम्मेवारी दी जाती है, कई समितियां बनाई जाती हैं अलग अलग कार्यों के लिए, अलग अलग समितियां। तो 2 समितियों का नाम यहाँ पे आपको जानना होगा। एक समिति थी कौन सी? मौलिक अधिकार समिति, और दूसरी समिति थी मौलिक अधिकार उप समिति। मौलिक अधिकार उप समिति। तो इन समितियों ने फिर मौलिक अधिकार पर काम करना स्टार्ट किया। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और जबकि मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे कौन से? आचार्य JB कृपलानी बनाए गए थे। फिर इन्हीं लोगों के मेहनत से इन्होंने कौन कौन से मौलिक अधिकार होने चाहिए, कौन नहीं होने चाहिए, लिया कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया। फिर संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच क्या कर दिया? इसको उपबंधित कर दिया। लेकिन फिर हमने ये भी बताया कि जब हमारा संविधान मूल रूप से लागू हुआ तब कुल मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। लेकिन वर्तमान में कितनी है? 6 है। एक मौलिक अधिकार जो किसमें? अनुच्छेद 31 में था, वो कौन था? संपत्ति का अधिकार। कौन सा? संपत्ति का अधिकार। उसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक संविधान की सूची से हटाकर कहाँ रख दिया गया? मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया था। अनुच्छेद किसमें? 300 क में। इतनी बातें हम आपको कल लिखा और पढ़ा दिए थे। तो चलिए अब आज से हम अनुच्छेद स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से कहाँ तक है? 18 तक है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक है। इसके अलावा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29-30 में है। उसके बाद 31 में जो था वो है ही नहीं है। कौन सा अधिकार था? संपत्ति का अधिकार था, इसलिए अनुच्छेद 31 क्या है? निरसित है। उसके बाद फिर आते हैं हम अनुच्छेद 32 में, तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। लेकिन अब सवाल ये है कि यहाँ मौलिक अधिकार स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 14 से कहाँ तक? 32 तक। लेकिन उसके पहले आपके लिए 2 अनुच्छेद, एक 12 और एक 13, और उसके बाद 32 के बाद अनुच्छेद कौन सा? 33, 34 और 35। इसमें क्या है? तो पहले हम 12-13 देख लेंगे, फिर 14 से 18, 19 से 22, इसी तरीके से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सब लोग हेडिंग लगाइए, अनुच्छेद 12 लगाइए हेडिंग सब लोग, अनुच्छेद 12। उसके पहले लिखिएगा मत, कुछ बोर्ड पर आइए। यदि हम आपसे एक सवाल पूछें कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति है, अधिकारों की प्रकृति, प्रकृति का मतलब नेचर, किस प्रकार का नेचर है किसका? मौलिक अधिकारों प्रकृति है, तो आपका जवाब होना चाहिए, यानी आंसर आपका होना चाहिए निषेधात्मक। क्या होना चाहिए? निषेधात्मक, या हम कह सकते हैं नकारात्मक। क्या है? नकारात्मक। तो सवाल ये है कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति क्यों निषेधात्मक है? तो निषेधात्मक इसलिए है क्योंकि हमको मौलिक अधिकार प्रदान कौन करता है? राज्य। कौन प्रदान करता है? राज्य। लेकिन अब सवाल किसी के दिमाग में ये भी होगा कि राज्य क्या है? सवाल है राज्य क्या है? तो 4 चीज़ें ध्यान रखिएगा। नंबर 1, भूभाग,
बोलिए जिसको पता है। नंबर 2 जनसंख्या, नंबर 3 सरकार और नंबर 4 संप्रभुता। जिस भी देश के पास ये चारों चीज़ें हैं तो वो क्या कहलाया जाएगा? राज्य कहलाया जाएगा। और यही राज्य या इसी राज्य से हम क्या प्राप्त करते हैं? मौलिक अधिकार प्राप्त करते हैं। कोई भी राज्य मौलिक अधिकार देना नहीं चाहता, ये भी जानते। कोई भी राज्य मौलिक अधिकार देना नहीं। अधिकार का मतलब क्या हुआ कि अपने लोगों को छूट दे देना, कानून से क्या करना? छूट देना। और जब कानून से छूट कोई राज्य क्यों देना चाहेगा? वो इसलिए देना चाहेगा क्योंकि ये क्या है? मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकारों से ही मानव के व्यक्तित्व का विकास संभव है। कल मैंने ये सब बताया था। तो सवाल यह है कि फिर राज्य क्या है? तो राज्य क्या है कि जिस किसी भी देश के पास क्या होना चाहिए? भूभाग है, उसके पास क्या है? जनसंख्या है, उसके पास अपनी सरकार है और उसके पास अपनी संप्रभुता है। संप्रभुता का मतलब ये होता है चाहे आपका आंतरिक मामला हो चाहे आपका बाह्य मामला हो, इन दोनों मामलों में यदि आप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं तो आप संप्रभु हैं, अन्यथा आप संप्रभु नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आपका ये घर है, इस घर की कुछ आंतरिक बातें होंगी और इस घर के बाहर समाज में कुछ इस घर की अपनी कौन सी बातें होंगी? बाहर बातें। अब मान लीजिए इस घर का मुखिया ये इंसान है, तो घर के अंदर क्या होगा और घर के बाहर क्या होगा? यदि इसका निर्णय यह स्वयं ले सकता है तो हम कह सकते हैं कि यह घर क्या है? संप्रभु है, यानी कि अपने आंतरिक या बाह्य मामलों में किसी से भी दबाव में निर्णय नहीं लेता। अब हम भारत की बात करते हैं तो भारत के पास निश्चित भूभाग है। भारत के पास निश्चित भूभाग है। हाँ, क्या भारत के पास जनसंख्या है? भारत के पास अपनी सरकार है और भारत संप्रभु है, किसी के दबाव में कोई निर्णय नहीं लेता। एक उदाहरण मैं लेता हूँ। जब भी कुछ जम्मू कश्मीर में घटनाएं होती हैं, दुनिया के कई देश हल्ला मचाते हैं कि जम्मू कश्मीर में मानवता के अधिकार का हनन हो रहा है, मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, तो भारत कहता है कि हमारा आंतरिक मामला है, जम्मू कश्मीर हमारा है ना, तो हमारा आंतरिक मामला है और इस आंतरिक मामले को हम खुद सुलझाएंगे। क्यों सुलझाएंगे? क्योंकि हम एक संप्रभु देश है। अगर मान लीजिए कि हमारा पाकिस्तान से किस प्रकार का संबंध होगा, हमारा चीन से किस प्रकार का संबंध होगा, ये संबंध हम खुद डिसाइड करेंगे ना। संबंध कैसा होगा? हम अमेरिका के कहने पर, संयुक्त राष्ट्र संघ के कहने पर संबंध थोड़ी निर्धारित करेंगे। यदि हम ऐसा करने लगे तो हम संप्रभु देश नहीं है। तो भारत के पास ये चारों हैं, इसलिए भारत एक क्या कहलाया जाएगा? राज्य कहलाया जाएगा। तो भारत एक राज्य है और राज्य से ही हमको क्या प्रदान होता है? मौलिक अधिकार। इसलिए मौलिक अधिकारों की प्रकृति क्या मानी जाती है? निषेधात्मक। तो अनुच्छेद 12 हेडिंग लगा ली है क्या? मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा दी गई है। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा दी गई है। आइए बोर्ड पर समझिए। मैंने कहा कि मौलिक अधिकार यानी पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। कहाँ से स्टार्ट होता है? अनुच्छेद 14 से। लेकिन उसके पहले 2 अनुच्छेद छूटते हैं। कौन कौन से? 12 और 13 में। आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 12 में क्या है तो आप बताइएगा क्या दिया गया है कि राज्य की परिभाषा दी गई है। क्यों राज्य की परिभाषा दी गई है, किसके संदर्भ में दी गई है? तो क्या बताएंगे? मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य क्या है। अभी मैंने राज्य की परिभाषा बताई कि निश्चित भूभाग हो, निश्चित जनसंख्या हो, सरकार हो, संप्रभुता, वो राज्य है। लेकिन मौलिक अधिकारों के संदर्भ में ये राज्य की परिभाषा नहीं है। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा कहाँ दी गई है? अनुच्छेद 12 में दी गई है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा क्यों दी गई है? क्योंकि जो मौलिक अधिकार हमको प्राप्त होते हैं तो किससे प्राप्त होते हैं या किसके विरुद्ध प्राप्त होते हैं? राज्य के विरुद्ध। एक मैं उदाहरण लेता हूँ। चलिए मान लीजिए आप किसी निजी संस्थान में जाइए। कहाँ जाए? किसी निजी संस्थान में जाइए। अब निजी संस्थान में आप जाकर कहिए कि हमको 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देनी है, तो क्या निजी संस्थान दे पाएगा? नहीं दे पाएगा ना। तो निजी संस्थान क्या राज्य है? तो जवाब है नहीं, निजी संस्थान राज्य नहीं है। वहीं पर हम अगर बात करें विश्वविद्यालय, अगर कोई गवर्नमेंट का विश्वविद्यालय है तो क्या वो राज्य है? तो उसको मानना पड़ेगा राज्य है। तो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा क्या हो सकती है? ये कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 12 में कहा गया कि क्या दी गई है? राज्य की परिभाषा। तो अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा क्या है?
तो अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा ये है। उसके अंतर्गत राज्य में कौन कौन आता है? केंद्र सरकारें भी आती, केंद्र सरकार आती है, राज्य सरकारें आती हैं, संसद आती है, राज्य के विधानमंडल आते हैं। विधानमंडल का मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो गया, विधानमंडल आते हैं। इसके अलावा स्थानीय निकाय, जो स्थानीय निकाय का मतलब जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं सरकारी। इसके अलावा सरकार के द्वारा स्थापित सभी निकाय किसके अंतर्गत आएंगे? राज्य के अंतर्गत आएंगे। यानी इन्हीं से हम क्या प्राप्त करते हैं? मौलिक अधिकार प्राप्त। राज्य नहीं, इनसे हम क्या प्राप्त करते हैं? मौलिक अधिकार प्राप्त करते हैं। तो चूंकि इन्हीं सबसे हम मौलिक अधिकार प्राप्त करते हैं, तो इसलिए ये अनुच्छेद 12 के अनुसार किसके अंतर्गत आएंगे? राज्य के अंतर्गत आएंगे। बात समझ में आ गई ना? तो अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया कि हम इन सभी संस्थाओं को क्या मानते हैं? राज्य मानते हैं, और यही हमको क्या प्रदान करेंगे? मौलिक अधिकार प्रदान करेंगे। बात समझ में आ गई ना सबको? का भाई सब कोई दिक्कत? हाँ, तो चलिए आगे बढ़िए, हेडिंग लगाइए अनुच्छेद 13। चलिए आइए समझिए। जिस समय अनुच्छेद 13 या जिस समय कहें कि मूल संविधान में अनुच्छेद 13 में कुल 3 भाग थे। कितने भाग थे? 3 भाग थे। एक को हम कह सकते हैं अनुच्छेद 13(1), दूसरे को कह सकते हैं 13(2), तीसरे को कह सकते हैं 13(3). यानी कि जब हमारा संविधान लिखा गया तो अनुच्छेद 13 में कितने भाग थे? 3 भाग थे। कौन कौन? 13(1), 13(2) और 13(3). लेकिन बाद में एक और अनुच्छेद जोड़ा गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्तमान में अनुच्छेद 13 में कुल कितने भाग हो गए हैं? 4 भाग। कौन सा जोड़ा गया है? 13, 4 जोड़ा गया है। तो चलिए नोट करते चलिए कि अनुच्छेद 13। आइए अब बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया? आपको बता दिया गया राज्य की परिभाषा। राज्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, राज्य विधानमंडल, स्थानीय निकाय और सरकार के द्वारा स्थापित सभी निकाय शामिल हैं। जो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में हमको क्या कह सकते हैं? राज्य कह सकते हैं। अब सवाल है अनुच्छेद 13। तो अनुच्छेद 13 की बात क्या है, इसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले हमने बताया कि इसमें कुल कितनी धाराएं थी? 3 थी। कौन कौन सी? 13(1), 13(2) और 13(3). लेकिन जो 13(4) थी इसको बाद में जोड़ा गया 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा जोड़ा गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मूल संविधान में अनुच्छेद 13 में कुल कितनी धाराएं? तो क्या बताएंगे? 3। वर्तमान में कितनी है? 4। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 13(1) में क्या है, फिर 13(2), 13(3), 13(4). अनुच्छेद 13(1) में ये कहा गया, संविधान लागू होने से पूर्व, संविधान लागू होने से पूर्व की बनाई गई विधियां, विधि का मतलब कानून ना, विधियां संविधान के अनुसार तर्क संगत नहीं है तो वे समाप्त हो मानी जाएंगी। क्या मानी जाएंगी? समाप्त मानी जाएंगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। विधियों का मतलब ये है कि ये बात कर रहा है किसकी? आईपीसी और सीआरपीसी की। आईपीसी और सीआरपीसी की। आईपीसी और सीआरपीसी का मतलब है यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? कानून की। तो ये जो धाराएं या कानून आईपीसी और सीआरपीसी में दी गई हैं, ये बन गई थी संविधान लागू होने से पहले ना। संविधान कब लागू हो रहा है? 1950 में। लेकिन ये जो विधियां आईपीसी और सीआरपीसी के अंतर्गत बनी थी, ये तो ब्रिटिश सरकार में ही बन गई थी। कब बनी थी? ब्रिटिश सरकार में ही बन गई थी। लगभग वो समय था 1860 का ही। क्या था? 1860-61 का ही समय था कि जब किसका निर्माण हो रहा था? आईपीसी और सीआरपीसी, यानी विधियां बन चुकी थी। लेकिन संविधान हमारा कब लागू हो रहा है? 1950 में। तो जब हमारे संविधान निर्माता संविधान बनाकर जब संविधान लागू करने लगे, तो उन्होंने कहा कि संविधान लागू होने से पूर्व जो विधियां बनाई गई हैं, यदि इस संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, इस संविधान से मैच नहीं खाती हैं, तो उनको क्या मान लिया जाएगा? समाप्त मान लिया जाएगा। बात समझ में आ गई? जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे संविधान में दिया गया है समानता का अधिकार। क्या दिया गया है? समानता का अधिकार दिया गया है। ये कहाँ दिया गया? संविधान में। और यदि किसी भी कानून के तहत समानता के अधिकार का यदि उल्लंघन हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, समानता का अधिकार कहाँ दिया गया? संविधान में। लेकिन ऐसा कोई कानून है संविधान लागू होने से पहले जो कि समानता के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है?
तो चूंकि वह कानून इसका मतलब है संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, और संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसे हम क्या मान लेंगे, समाप्त मान लेंगे। ऐसा उल्लेख कहाँ पे है, अनुच्छेद 13(1) में है। तो अनुच्छेद 13(1) क्या कहता है कि संविधान लागू होने से पूर्व बनाई गई ऐसी विधियां जो संविधान के अनुसार तर्कसंगत नहीं है वो क्या हो जाएंगी, समाप्त मान ली जाएंगी या समाप्त हो जाएंगी। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13(2) यहाँ कह रहा है संविधान लागू होने से पूर्व, ये कहेगा संविधान लागू होने के बाद। संविधान लागू होने के बाद बनाई गई विधियाँ यदि संविधान के अनुसार तर्कसंगत नहीं है, संविधान के अनुसार तर्कसंगत नहीं है तो वे समाप्त मान ली जाएंगी। क्या हो जाएगा, समाप्त मान ली जाएंगी। यानी कि जो भी विधियां बनेगी, कल आपका एक सवाल था, आपने कोई सवाल कहा था कि शायद कि विधियां अगर कानून लागू हो गए तो मानना पड़ेगा। आपने शायद सवाल किया था ना, तो मानना क्यों पड़ेगा, इसलिए क्योंकि यदि वो संविधान के हिसाब की है, संविधान से मेल खाती हैं, संविधान के तर्क संगत हैं, तो भैया मानना पड़ेगा, और नहीं है तो नहीं मानना पड़ेगा। तो इसलिए तो कहा गया क्या, अनुच्छेद 13(2) में। बस याद ये रखना है कि 13(1) संविधान लागू होने के पूर्व की बात, यानी 26 जनवरी 1950 के पूर्व की विधियों की बात कर रहा है, और जबकि 13(2) 26 जनवरी 1950 के बाद की विधियों की बात कर रहा है। एक तो यहाँ पे उदाहरण देते हैं, सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम। सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम बनाया गया था वर्ष 2000 में। कब बनाया गया, 2000 में। सूचना आईटी से संबंधित जो नियम हैं, विधियां हैं, कानून हैं, संसद ने कब बनाया, 2000 में। बड़ा कानून बना, लेकिन इस कानून में कई धाराएं थी। उस कानून की एक धारा थी 66(a). कौन सी धारा थी, 66(a). वो संविधान के अनुसार मेल नहीं खाती थी, संविधान के अनुसार तर्कसंगत नहीं थी, लेकिन सरकार ने कानून बनाया और कानून को लागू कर दिया। लेकिन इस कानून में एक धारा कौन सी थी, 66(a), जो संविधान के अनुसार तर्कसंगत नहीं थी। तब इसके लिए एक लड़की का नाम आता है, नाम है श्रेया सिंघल। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। तो श्रेया सिंघल ने संविधान की दुहाई देते हुए यह कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में जो धारा 66(a) है वो संविधान के अनुसार क्या नहीं है, तर्कसंगत नहीं है। ऐसा कहते हुए वो पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट में, और यह मुकदमा जाना जाता है किस नाम से, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के नाम से। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय क्या दिया, निर्णय श्रेया सिंघल के पक्ष में देते हुए कहा कि इसकी कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66(a) संविधान के अनुसार तर्कसंगत नहीं है, इसलिए हम इसे क्या घोषित करते हैं, समाप्त घोषित करते हैं। बात समझ में आ रही है आपको, कल का सवाल समझ पा रहे हैं ना। अगर मान लीजिए 66(a) सही होता, संविधान के अकॉर्डिंग होता, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसे निरस्त कर सकती थी, नहीं कर सकती थी। तो ये कहाँ से सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार मिल रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार मिला अनुच्छेद 13(2) से। नोट कर लीजिए दोनों बातें। ये दोनों बातें समझ में सबको आ गई, न समझ में आई तो कहा था और एग्जाम्पल में। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए निजता का अधिकार, बड़ा बहस हुई इस पे, लेकिन उसके हम आगे आएंगे तो बताएंगे, लेकिन सिर्फ यहाँ हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं। निजता का अधिकार, जिसको हम कहते हैं राइट टू प्राइवेसी, ये एक प्रकार से मौलिक अधिकार माना जाता है। यह क्या है, मौलिक अधिकार है। निजता का मतलब तो समझ रहे हैं ना। आपका मोबाइल फ़ोन है, ये मोबाइल फ़ोन आपका है, इसमें आप क्या लिखे हैं, क्या रखे हैं, क्या पढ़े हैं, कोई आपसे छीन कर देख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपको निजता का अधिकार मिला हुआ है। अपनी प्राइवेसी, अपने विषय में
हम किसी से अपनी बात शेयर करें या ना करें, लेकिन कोई हमें बाध्य नहीं कर सकता। ये कौन क्या है? निजता का अधिकार है। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ऐसा कोई कानून लेके आती है, कोई कानून ऐसा लेके आती है या कोई ऐसा कानून गवर्नमेंट बनाती है कि भैया आप फ़ोन में अपने पासवर्ड नहीं डाल सकते। मान लीजिए क्या कह दिया, एक कानून बनाया सरकार ने, कहा कि अपने फ़ोन में आप पासवर्ड नहीं डाल सकते। तो क्या यह कानून संविधान के अनुसार तर्कसंगत है? संविधान से मेल खा रहा है? नहीं। क्यों नहीं मेल खा रहा है? क्योंकि हमारा संविधान निजता का अधिकार प्रदान करता है। तो हम चाहे पासवर्ड डालें या न डालें, यह मेरा अधिकार है। कोई सरकार नियम बनाकर यह नहीं कह सकती कि आप पासवर्ड नहीं डाल सकते। क्यों नहीं? क्योंकि ये संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है। तो ऐसी विधियों को या ऐसे कानून को क्या कर दिया जाएगा? निरस्त कर दिया जाएगा। सरकार यदि पहले तो बनाएगी नहीं, यदि बनाएगी तो इस तरीके की बातें आएंगी, सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ये बात को देखेगा कि ये संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं है, और यदि नहीं है तो उसे क्या कर देगा? निरस्त घोषित कर देगा। बात समझ में आ गई ना? हो गई बात क्लियर? तो चलिए, अनुच्छेद 13(1) हो गया, 13(2). अब नहीं देखते भैया, देखिए पहले जब मैं कहूँगा लिखने के लिए, मैं भैया समझाने के बाद सब कुछ लिखा रहा हूँ, टेंशन ना लीजिए। 13(1) में भी बार बार एक शब्द आया, क्या? विधियाँ, यानी विधि। यहाँ पे भी और यहाँ पर। तो सवाल फिर यही बनता है कि फिर विधि क्या है? विधि क्या है? यानी कानून क्या है? बात समझ में आई? तो वही बात की ही गई है कहाँ पे? अनुच्छेद 13(3). पहले बता दिया गया कि संविधान लागू होने से पूर्व विधियाँ यदि संविधान के अनुसार तर्कसंगत नहीं है तो समाप्त हो जाएंगी। संविधान लागू होने के बाद बनाई गई विधियाँ यदि संविधान के अनुसार तर्कसंगत नहीं है तो समाप्त हो जाएंगी। लेकिन फिर सवाल ये उठा कि विधि है क्या? कहाँ चालू हो गया भाई? हाँ? तो 13(3) में इसी बात का उल्लेख किया गया, क्या कि फिर बताया गया, स्पष्ट किया गया है कि विधि क्या है। तो लगाइए हेडिंग, अनुच्छेद 13(3). चलिए आइए समझिए, बता रहे भी है, मैंने समझाया, कहा ना कि आइए समझिए। मैं बता दूं, समझा दूं, पढ़ा दूं, उसके बाद अगर आपके दिमाग में सवाल रह जाए तब पूछिए ना। तो फिर से 13(1) संविधान लागू होने से पूर्व की विधियाँ। अनुच्छेद 13(2) संविधान लागू होने के बाद की विधियाँ। जब ये बार बार विधियाँ शब्द आई तो संविधान निर्माताओं ने ये भी स्पष्ट किया कि विधि है क्या। तो इसकी परिभाषा कहाँ पे दिया? अनुच्छेद 13(3) में दिया। अब सवाल है कि चलिए विधि अनुच्छेद 13(3) में किसका उल्लेख है? तो आप बताइएगा। अनुच्छेद 13(3) में विधि या कानून की परिभाषा दी गई है। फिर सवाल है कि विधि या कानून है क्या? तो यदि संसद के द्वारा कोई विधि बनाती जाती है तो वो अनुच्छेद 13(1) के अंतर्गत आएगी। विधि कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। राज्य के विधानमंडल यदि कोई विधि या कानून बनाते हैं तो वो भी अनुच्छेद 13(3) के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा सरकारें क्या क्या जारी करती है? कभी कभी अधिसूचना जारी करती है ना, तो सरकार के द्वारा जारी की गई अधिसूचना भी क्या मानी जाएगी? विधि मानी जाएगी। सरकार के द्वारा बनाए गए नियम भी क्या माने जाएंगे? अनुच्छेद 13(3) के तहत विधि माने जाएंगे। सरकार के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश भी क्या मानी जाएगी? विधि मानी जाएगी। यानी अगर मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए उदाहरण मैं लेता हूं, कोरोना के समय सरकार ने कई गाइडलाइन जारी किया। अब वो गाइडलाइन यदि संविधान के अनुसार तर्कसंगत नहीं है तो फिर क्या है? वो गलत है ना। आप मुझे छोटा सा एक उदाहरण याद आ रहा है कि जिस समय कोरोना की शुरुआत हुई थी, भारत में इक्का दुक्का केस मिल रहे थे। तो एक हमारे मित्र हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो इस समय वीडियो के पद पे हैं। वीडियो जानते हैं ना? तो हम वो सब यहीं जैन मंदिर में शाम को बैठ के चाय पी रहे थे। यानी कोरोना की शुरुआत ही थी। पहली बार नाम सुनने को मिल रहा था कोरोना। बड़ा भय था, भारत में आ जाएगा, क्या होगा। लेकिन तब भी किसी को नहीं पता था कि लॉकडाउन होगा, क्योंकि लॉकडाउन कभी झेला नहीं था आदमी। तो उन्होंने बैठे बैठे चाय पीते हुए बताया
कि आज इलाहाबाद में 4 कोरोना के पेशेंट मिले। क्या बताया उन्होंने? आज इलाहाबाद में 4 कोरोना के पेशेंट मिले और डीएम ने गड्ढा खुदवा के चारों को गड़वा दिया। बात समझ पाए? क्या किया? डीएम ने गड्ढा खुदवा कर चारों को गड़वा दिया। क्या संभव है ये? क्या हमारा संविधान ये इजाजत देता है किसी को बीमारी हो जाए, किसी को महामारी हो जाए तो डीएम क्या यार, कोई भारत सरकार भी ऐसा नहीं कर सकती ना। तो वो उनकी अज्ञानता थी, लेकिन वहीं से मैं उदाहरण इसलिए ले लिया। क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि विधियां क्या होनी चाहिए? संविधान के अनुसार तर्कसंगत होनी चाहिए। क्या किया उनके अनुसार कि सरकार, डीएम ने आदेश दिया, डीएम का आदेश 13(3) के तहत विधि मानी जाएगी ना, कह तो रहा है ना, कानून माना जाएगा। और ऐसा कानून कि किसी को गड़वा दोगे? क्या ये मुर्गे हैं का? उनको कौन से रोग हो गया तो गड़वा देते हैं? ऐसा होता है ना, मुर्गियों को कौन सा बीमारी आती है? स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, हाँ तो होता है ना, मार दी जाती हैं। तो भैया वो पशु पक्षी, हम इंसान हैं। हम इंसानों को क्या मिला हुआ है? मौलिक अधिकार मिला हुआ है। तो फिर मैं उनसे क्या बात कहूँ? तुम कहे आप ही सही हैं। बात समझ पाए ना? क्योंकि कभी कभी शांत रहना ही बढ़िया हो जाता है। हाँ, हम भी कहते हैं यार ऐसा नहीं हो सकता, हम संविधान पढ़ते पढ़ाते हैं, तो कहते हैं हम अधिकारी, हम जानते हैं, तो वहाँ मनमुटाव होता। तो ये उदाहरण देखिए। तो वो आदेश, अब क्या ये आदेश जैसा उन्होंने कहा, क्या किसी संसद ने बनाया? क्या किसी विधानमंडल में बनाया? नहीं, सरकारी आदमी है डीएम, वो आदेश देगा तो उसकी आदेश विधि मानी जाएगी। और वो विधि क्या होनी चाहिए? संविधान के अनुसार तर्कसंगत होनी चाहिए। बात समझ पाए? अब आपका सवाल है अध्यादेश क्या है? अध्यादेश 2 मिनट में मैं छोटा सा बताता हूँ। मान लीजिए कि संसद के सत्र का आयोजन चल रहा है, 15 जनवरी से 20 जनवरी तक संसद के सत्र का आयोजन हुआ। बात समझ में आए? संसद सत्र का आयोजन चला या विधानमंडल के सत्र का आयोजन चला, लेकिन उस समय कोई विधि नहीं बनाई गई, कोई ऐसी विधि की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन जैसे ही संसद सत्र समाप्त हो गया, आ गई तारीख 25-30 तारीख आ गई, अचानक सरकार को कोई एक ऐसे अर्जेंट विधि की आवश्यकता पड़ी कि जिसके बिना काम चलना संभव नहीं है। तो क्या सरकार फिर से संसद सत्र बुलाएगी? नहीं। ऐसे में केंद्र में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल एक नियम उसी तरीके से बनाकर साइन करके दे देगा। ऐसे ही नियम को क्या कहा जाएगा? अध्यादेश कहा जाएगा। बात क्लियर हो गई? अध्यादेश आएंगे, हम राष्ट्रपति और राज्यपाल पढ़ाएंगे तो वहाँ 1 आध दिन पढ़ाएंगे वो डिटेल में, लेकिन आप जान लीजिए कि जब संसद सत्र का आयोजन नहीं चल रहा, ऐसे समय में किसी ऐसे अर्जेंट विधि की आवश्यकता पड़ गई जिसके बिना काम चलने वाला नहीं है, तो ऐसे में केंद्र सरकार में राष्ट्रपति, राज्य सरकारों में राज्यपाल को यह अधिकार है कि उससे संबंधित एक कानून दस्तावेज बनाकर दे दे और उस पर सरकार अपना काम करने लगे। लेकिन फिर उस कानून जो राज्यपाल ने बनाया है, जो राष्ट्रपति ने बनाया है, जब फिर संसद सत्र का आयोजन होगा तो उस पर सहमति होनी आवश्यक है, नहीं तो वो समाप्त हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा कितना? 6 महीने के लिए अध्यादेश कोई अस्तित्व में रहता है। जैसे सर कल विपिन रावत मर गए तो उन्हें तो राष्ट्रपति बनाया जाए, उन्हें मतलब राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा ना कि मतलब अब अगला कौन बनेगा। तो जैसे मतलब इससे कोई मतलब इसका मतलब तात्पर्य है कुछ? नहीं, आपके सवाल का तात्पर्य मैं नहीं समझ पा रहे हैं। ये कर रहा जैसे कल विपिन रावत मर गए, हाँ, तो अब मतलब तीनों का कमांडिंग ऑफिसर कौन होगा इस टाइम? तो ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो ये जो नियुक्त करता है वही नियुक्त करेगा। राष्ट्रपति नियुक्त कर रहा है तो राष्ट्रपति ही करेगा। इसमें दिक्कत क्या है? यहाँ वो सवाल का क्या औचित्य है? तो वही मतलब पूछ रहा, मतलब इससे कुछ मैच है मतलब इस क्वेश्चन का, इससे कुछ मतलब? यहाँ पे कहा भैया, हम यहाँ अध्यादेश बता रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं, आप कहाँ नियुक्ति पर आ रहे हैं? ये नहीं सर। हाँ, मतलब जैसे मतलब अब इस समय आपको नहीं समझा पाएंगे सर। नहीं सर, नहीं, आप सवाल पूछो ना यार। नहीं सर, आपके सवाल को पहली बात तो मैं क्लियर कट नहीं समझ पाया, लेकिन हाँ, नियुक्ति संबंधी सवाल यदि आप पूछे हैं तो सवाल ये है कि भैया अगर राष्ट्रपति को नियुक्ति का अधिकार है तो राष्ट्रपति ही करेगा, और कौन करेगा? फिर बात समझ में आ गई ना? अब एक बात, दूसरी बात आप हो सकता है ये कहना चाह रहे हो कि मान लीजिए कल वो शहीद हो गए, अब जब तक नए सीडीएस की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक ये काम कौन देखेगा? यही सवाल है। तो इसीलिए तो एक शब्द है ना, अंतरिम।
किसी को भी यह जिम्मेदारी दी जा सकती है तो वो अंतरिम CDS कहलाएगा, काम चलाऊं CDS। बात समझ में आ गई? यानी जब तक नए CDS की नियुक्ति नहीं हो जाती, जो भी उनके इस काम काज को संभालेगा उसे हम क्या कहेंगे? अंतरिम CDS। बात क्लियर हो गई? अचानक प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, अचानक राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, और जब तक नया राष्ट्रपति या नया प्रधानमंत्री नहीं आता है तब तक वो जिम्मेदारी जो निभाएगा उसे अंतरिम प्रधानमंत्री या अंतरिम राष्ट्रपति कहा जाएगा। कल मैंने उदाहरण लिया था ना, कैबिनेट मिशन 1946 के तहत 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। तो वो सरकार कब तक, यानी जब अंग्रेज 1947 में भारत से चले गए और नई सरकार का चुनाव होता है 1952 में, तो 1947 से 52 तक जिसने सत्ता संभाली वही अंतरिम सरकार। बात क्लियर हो गई ना? किसी को तो चाहिए भैया ना, वो जिम्मेदार पद है। बात हो गई ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्लियर हो गई ना? विधि क्या है? विधि कुछ भी संसद के द्वारा बनाई गई विधि वो भी विधि है, राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाई गई वो विधि है, सरकारों के द्वारा जारी की गई अधिसूचना, नियम, अध्यादेश सब के सब किसके अंतर्गत आएंगे? विधि के अंतर्गत आएंगे। 13(2) में क्या है? संविधान के लागू होने के बाद बनाई गई विधियां यदि संविधान के अनुसार तर्कसंगत नहीं है तो क्या हो जाएंगी? स्वतः समाप्त हो जाएंगी। फिर 13(3) में फिर वही विधि की परिभाषा दी गई है। अब 13(4) में क्या है हम इसको आगे कल देखेंगे। इसको हम बताने को तो बता सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम एक लंबी कहानी बताएंगे। कहानी जब बताएंगे तब जाके आपको क्लियर होगा। बस वही मामला, कभी सुप्रीम कोर्ट आगे, कभी सरकार आगे, कभी सुप्रीम कोर्ट। इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाला अगर केस हम यहाँ चर्चा में नहीं लाएंगे। इसके अलावा क्या नाम था, केशवानंद भारती बनाम केवल राज्य का मामला यहाँ नहीं ले आएंगे तो आपको 13(4) बेहतर समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमको लगता है कि अगर कल हम जिस तरीके से समझाना चाह रहे हैं समझाएंगे तो केवल एक ही अनुच्छेद कल होगा, कल भी अनुच्छेद 13(4) बस। लेकिन हाँ समझिए, बढ़िया बेहतर समझिए, कम पढ़िए लेकिन जितना पढ़िए सॉलिड पढ़िए। बात समझ में आ गई ना? तो चलिए यहीं से फिर समाप्त किया जाए।